बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइडस्टिक यूट्यूब चैनल के साथ सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हम बात करते हैं आज शाम के हवाले से। खूनी इक़्तिदार खत्म हुआ, डिक्टेटरशिप खत्म हो गई। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ इंसानी जानों का हुआ। 5 लाख अफराद मारे गए इस डिक्टेटरशिप में। और ये डिक्टेटरशिप किस तरह से खत्म होगी और इस तमाम मामले में सबसे पहले तो आप खुद जानते हैं कि 54 साल इक़्तिदार का किस तरह से आया और किस तरह से खत्म हुआ। बशर अल असद के वालिद हाफिजुल असद ने एक फौजी थे और जिस तरह से फौजी काबज होते हैं इक़्तिदार पर, वो उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया। इस 54 साल इक़्तिदार में जिस तरह से शाम के हालात हुए, भूख अफलास ने जन्म लिया और तालीम तबाह बर्बाद हो गई। और आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी कि 14 साल बच्चे ने किस तरह से इस बच्चे ने इस डिक्टेटरशिप के खत्म करने में किस तरह किरदार अदा किया। इस बच्चे को भी शायद उस वक्त इल्म नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि आपको बताते चले कि ये कैसे शुरू हुआ। बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद के हवाले से उन्होंने आज से 54 साल पहले अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टा। एक फौजी था और दमिश्क में उन्होंने हुकूमत पर कब्जा किया, हजारों लोगों को मार दिया और इसी तरह से ऑपोजिशन पर उन्होंने सख्तियां शुरू कर दी। और फिर उसकी वफात के बाद उसके बेटे बशर अल असद ने इक़्तिदार संभाला। इसका एक भाई एक्सीडेंट में मारा जाता है, हलाक हो जाता है। और बशर अल असद उस वक्त बरतानिया में तालीम हासिल कर रहे थे और आला तालीम याफ्ता थे। लोगों के यही ख्याल में था कि ये एक आला तालीम याफ्ता है और हर तरह से ये डिक्टेटरशिप का खात्मा कर देगा और ये हमारे लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन ये किसी के वहमो गुमान पे भी नहीं था कि ये शख्स इतना जालिम हो सकता है। और इस शख्स ने अपने खिलाफ होने वाली एहतजाज में किस तरह से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया और हजारों लोगों की जान ले ली। अब मैं सब बताती हूँ। इसमें इसकी बीवी का भी बराबर का किरदार रहा है और इसकी बीवी भी इसको इसकी तमाम कार्रवाइयों में मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती रही है। और सबसे पहले अब उस बच्चे की तरफ आते हैं। 14 साल बच्चा माफिया, जिसने इस डिक्टेटरशिप को किस तरह से मात दी और किस तरह से ये एक ऐसा ग्रोह बना और ग्रोह बनते बनते एक आम फोर्स की शक्ल अख्तियार कर दिया। माफिया वो बच्चा है जो एक शाम काला का दारा वहां का रहने वाला था, स्कूल में पढ़ता था और ये रेडियो टीवी पर अमूमन सुनता था लोगों के साथ किस तरह से जुल्म और सितम हो रहा है और किस तरह से इनके बादशाह इनके साथ अपनी अवाम के साथ जुल्म और सितम कर रहे हैं। लेकिन ये देखें इस बच्चे के जहन में ये बाकियाना सोच किस तरह से पैदा। ये अपने स्कूल जाता है और वहां पे लिख देता है, वहां पे ये बच्चा वहां पे लिखता है कि डॉक्टर अगली बारी तुम्हारी है। अब ये दीवार पर जब लिखकर घर को वापस आता है तो अपने घर वालों को बताता है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इसने ऐसा कर दिया है तो अब हमें नहीं छोड़ा जाएगा। और इससे पहले की तहरीर मिटती, कुछ लोगों की सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर उस पर पड़ जाती है। अब इसी सिलसिले में पूछताछ शुरू हो जाती है और फिर स्कूल के उन बच्चों में जो कि ये सोचा जाता था कि ये बच्चे इस किस्म का काम कर सकते हैं, उन 15 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उन 15 बच्चों के वालिदैन एहतजाज करते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। ये एहतजाज पुरअमन होता है और वालिदैन की तरफ से कहा जाता है कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर एक डिक्टेटर के दौर में एक पुरअमन एहतजाज भी उनके लिए एक गाली साबित होता है, वो समझते हैं। और उन्होंने उनके साथ काफी जुल्म सितम किया। आखिरकार ये एहतजाज बढ़ता बढ़ता बहुत सारे और शहरों में
होने लग जाता है। फिर ऐसी सूरत में इंटरनेशनल दबाव थोड़ा सा बढ़ता है। हालांकि डिक्टेटरशिप ये उस दबाव को खातर में तो नहीं लाते, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन जब वो बच्चे वापस आते हैं तो उनकी हालत जब देखी जाती है तो उनके किस तरह से नाखूनों को खींच लिया जाता है, उनकी शक्ल शुबाहत तब्दील हो चुकी होती है और उनकी हालत इंतहाई तकलीफ देती है। उन बच्चों में ये बच्चा माविया भी मौजूद होता है और फिर एक तहरीक शुरू होती है और फिर आखिरकार ये शाम के बहुत सारे शहरों को अपनी लपेट में लेती है। लेकिन बशार अल असद की तरफ से इन पर केमिकल हथियारों से हमला किया जाता है, जिसमें हजारों बच्चे, बूढ़े और जवान मर्द सब मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। और फिर ये बच्चा कुछ ऐसे ग्रोह की शक्ल में शामिल हो जाता है जो शाम की डिक्टेटरशिप से तंग थे। और फिर इस ग्रोह में सिर्फ उन बाकियों में सीरियन ही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि शाम के अलावा भी इर्द गिर्द के लोग भी शामिल थे, जिसमें तुर्क भी थे और इराक के लोग भी थे और भी करीबी इलाकों के लोग इसमें शामिल थे। और आखिरकार ये एक आर्मी की फोर्स के तौर पर अख्तियार करते थे। और फिर अमेरिका की तरफ से भी इनको हथियार और ट्रेनिंग दी जाने लगी। और फिर जितनी भी ये जंगें हो रही थी, ये एक शाम की जो चीज जमीन है ये मरकज बन गई थी। शाम को हमायत हासिल थी रूस की और ईरान की। अब ये ताकतवर ग्रोह होता क्या, जिस तरह के मैंने पहले बताया, आर्मेड फोर्सेस की शक्ल अख्तियार कर चुका था। और फिर इससे बशार अल असद की हुकूमत कमजोर पड़ना शुरू हो गई और फिर इन बाकियों ने हमला कर दिया और इसमें उनके इलाके की फौजा जुल्म सितम उन पे भी हो रहे थे, लोगों पे हो रहे थे, लोगों ने साथ दिया। और फिर जब बशार अल असद ने देखा कि अब इसके पास दूसरा रास्ता नहीं है तो उसने वहां से भाग निकलने को तरजीह दी। अब पहले तो ये मशहूर किया गया, ये हालिया दिनों की बात है और वो रेडार से उनका जहाज गायब है, मुख्तलिफ तरह के क्या सरैयां सामने आने लगी। लेकिन फिर अगली ही सुबह ये खबर मिलती है कि बशार अल असद रूस में पहुंच गए हैं, जो कि पहले भी मैंने बताया रूस की तरफ से बशार अल असद की हुकूमत को काफी ज्यादा ताउन हासिल था। और ये मामला होना ही था, इसके फौरी बाद इसराइल ने शाम के मुख्तलिफ शहरों पर और खासतौर पर वहां के असला के जो डिपो हैं उन पर हमला कर दिया और उन पर काबज हो गए। अब ये इसराइल के लिए एक रास्ता बन गया है। वहां पे करीब के खास तौर पर ईरान, रूस के लिए और कि उन पर वो अपना रोब जमा सके। से पहले फलस्तीन पर थे, फलस्तीन का आग अभी तक नहीं बुझ रही थी। लेकिन इसके लिए अब पाकिस्तान के लिए किस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। और लेकिन पाकिस्तान एक ताकतवर फौजी मुल्क है, एटमी ताकत है और ये मसाइल आगे पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन शाम में ये बगावत की वजह से ताकत मिली है इसराइल को। लेकिन जिस तरह के शाम में हालात थे, जिस तरह की उनकी डिक्टेटरशिप ने उनके साथ बुरा हाल किया हुआ था, ऐसी सूरत में उनके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। जिस तरह से लोगों को जेलों में रखा गया, जिस तरह से उनके साथ जुल्म सितम वहां पे होता रहा, तो ये उन लोगों के लिए